Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening, good evening. हरेंद्र विगेश रांची साक्षी रचित सुधीर गुप्ता मिस्टर फैज अजाज आशीष विवेक विनीता अमित सुधीर प्रिंस गौरव कृष्णा अनुज दीपू शिव संदीप गोलू एमजे विवेक A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा यूपीएससी का पेपर हुआ है जो देश का सबसे बड़ा पेपर है। मुझे नहीं लगता पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा कोई एग्जाम होता है। यूपीएससी है ना, देश का सबसे बड़ा पेपर होता है। तो कल यूपीएससी का प्रीलिम्स था और उसके दो पेपर थे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें पूछे जाते हैं पूरे 80 क्वेश्चन। और वो जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2.5 मार्क्स। और कल जो 80 क्वेश्चन दिए गए थे यूपीएससी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन 80 में से, है ना, कल जो पेपर हुआ है हमारा सीसेट का 2025 का यूपीएससी, ठीक है, हाँ जी, यूपीएससी का जो सी सेट है जीएस पेपर 2, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं बेटा, आउट ऑफ 80 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 2.5 मार्क्स। तो कल के एग्जाम में पूरे 15 क्वेश्चन बेटा रीजनिंग के पूछे गए हैं, नेट 15 क्वेश्चंस। और इन 15 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, 13 क्वेश्चन तो बड़े आसान है और 2 क्वेश्चन है जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड है। इस बार यूपीएससी ने 2 नए क्वेश्चन का इजाद किया, देखेंगे हम वो 2 नए क्वेश्चन कैसे हैं। अच्छा, सब टीचर रिवीजन करवा रहे हैं बेटा, हम भी तो रिवीजन करवा रहे हैं। एसएससी बूस्टर सीरीज हम लोग लेकर नहीं आए, एसएससी बूस्टर सीरीज हम लोग एसएससी बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं राकेश सर के चैनल पर। मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, राकेश सर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जयदीप सर इंग्लिश की और जी के जीएस की भी प्रैक्टिस। तो एसएससी बूस्टर सीरीज में हम सारे रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराने लग रहे हैं। अच्छा, इस चैनल पर मैं बहुत जल्द यूपीएसआई की प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ, है ना। इस चैनल पर हम बहुत जल्द अपने यूपीएसआई की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, चिंता मत करो, है ना। यूपीएसआई की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं जी। बूस्टर में आओ, खूस्टर निकलेंगे रीजनिंग का। चलिए, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में आइडिया दे दूं कि यूपीएससी में कितने कितने क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे कि 2025 में तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, लास्ट ईयर की बात करें तो 2024 में रीजनिंग के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2000 अगर मैं 23 की बात करूं तो बेटा 23 में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो 22 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो 2021 में सबसे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज्यादा 24 क्वेश्चन बेटा रीजनिंग के पूछे गए थे 2021 में। समझ रहे हो, 24 दूनी 48 और 12 60, मतलब 60 नंबर की रीजनिंग पूछी गई थी, 60। और अगर क्वालिफाइंग अगर मार्क्स दे के जाएं यूपीएससी में रीजनिंग के सिर्फ 66 नंबर हैं, मतलब सी सेट में जीएस पेपर 2 के। 2020 की अगर मैं बात करूं तो बेटा 20 में 14 क्वेश्चन थे। 2000 अगर मैं 19 की बात करता हूं, 2019 की, तो 19 में, अच्छा 19 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे 26 क्वेश्चन। 2019 में सबसे ज्यादा थे 26 क्वेश्चन। फिर 2018 में 19, 2017 में 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैं हर साल यूपीएससी का पेपर सॉल्व करवाता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो, ये सारे पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। 2024 का भी, 23 का भी, 22 का भी, 21 का भी, 20 का भी, 19 भी, 18 भी, 17 भी। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं 2025 के पेपर पर। ये सारे पेपर मैं हर साल सॉल्व करता हूं। आप लोग मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके ये सारे एग्जाम्स देख सकते हो, 17 वाला, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वाला। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए साहब, हम देखते हैं कि इस साल 2025 में ये जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, ये किस तरह से पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, और वो 2 नए क्वेश्चन कौन से हैं जो यूपीएससी ने इस साल पूछे हैं हमसे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो 2 नए क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो सबसे पहला जो, अच्छा मैं जो आपको सेट की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये जो सेट है वो सेट सी है। सेट सी में इन क्वेश्चंस का सीक्वेंस बेटा सेम एज इट इज था। सेट सी में यही सीक्वेंस था जो सीक्वेंस है
जैसे सेट सी में क्वेश्चन नंबर 10 था जो सबसे पहला था रीजनिंग का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व होता है। सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, कितने लेटर हैं, 4 और 4 8 है ना, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 2 18, कितने हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18। अगर 18 लेटर हैं तो हमें पता है 6 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। अगर 18 लेटर हैं तो 6 लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब 6 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो कि यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है या ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। सर अगर मैं ग्रुप्स की बात करता हूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे ही ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप सेम है। सर थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर क्या है, बी, तो यहाँ पे बी लिख दो। और लास्ट लेटर क्या है, सी। तो भैया यहाँ पे जो ग्रुप बना है वो बना है ए दो बी तीन सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी। आप लोगों को याद होगा है ना, मैंने अभी एक दिन पहले बताया भी था रिवीजन क्लास में सी सेट की कि इस पैटर्न का क्वेश्चन लेटर सीरीज में आजकल पूछा जा रहा है, ए बी बी सी 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 डी 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 इस टाइप से। और बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया लेटर सीरीज का। आंसर क्या बनेगा, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था है ना यूपीएससी सी सेट का सेट सी में जो अगला क्वेश्चन था रीजनिंग का, वो सीधा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद वो सीधा क्वेश्चन नंबर 18 था, सीधा क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये आप कैलेंडर का क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन इस कैलेंडर के क्वेश्चन में ना इन्होंने क्या मिक्स कर दिया, कैलेंडर के क्वेश्चन में इन्होंने सीरीज को मिक्स कर दिया। कैलेंडर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या मिक्स कर दिया, सीरीज को मिक्स कर दिया है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन लेकिन इसमें सीरीज सीक्वेंस मिक्स कर दिया इन्होंने। जनवरी से जनवरी, बेटा कितने महीनों का अंतर है, सीधा 1 साल का अंतर है ना, यानी कि प्लस का 12 होगा। जनवरी से दिसंबर क्या होगा सर, प्लस का 11 होगा। दिसंबर से अक्टूबर क्या होगा, प्लस का 10 होगा। तो अक्टूबर में प्लस का 9 जोड़ो बेटा, है ना, अक्टूबर में प्लस का 9 जोड़ो। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 जुड़ गया। अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि जुलाई आ गया। अच्छा, जुलाई में कितना जोड़ोगे, +8 और +7 और यहाँ पे जोड़ दो +6। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये आ गया बेटा अप्रैल। और फिर हम जोड़ देंगे +5 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो है तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन लेकिन सीरीज सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई एंड अप्रैल। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई जुलाई और अप्रैल। चलिए साहब, ये हमारा डायरेक्ट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीरीज बेस्ड है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था सेट सी में, ये था क्वेश्चन नंबर 26। बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, 24 के बाद x बना है, x के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 36। सर ये तो डायरेक्ट है 36, 18 दूनी 36 होता है। और सर ये भी डायरेक्ट है, 36 का 2.5 गुना 90 होता है। सर ये भी डायरेक्ट है, 12 का 1.5 गुना 18 होता है। तो सर यहाँ पे ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि पहले 1.5 गुना कर दो, फिर 2 गुना कर दो, फिर 2.5 गुना कर दो। तो सर यहाँ पर क्या होगा, 2.5 से 5, 2.5 से आधा कम 2, 2 से आधा कम 1.5, 1.5 से आधा कम 1, 1 से आधा कम 0.5। तो बेटा 24 का आधा कितना होगा, 12, और 12 एक कम 12। तो यानी कि जो वैल्यू आ गई एक्स के निकल के, वो कितनी आ गई वैल्यू, 12। वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 12 निकल कर आ गई। अच्छा, ये कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये सीक्वेंस सेट करना है। कौन सा सीक्वेंस सेट होगा, जहां पर P इजकल टू प्लस, Q इजकल टू माइनस, R इजकल टू इंटू, S इजकल टू डिवाइड। ऑब्वियस सी बात है, हमें हर एक इंडिविजुअल ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। पहले SPRQ, सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे, SPRQ। S की वैल्यू क्या है सर, S है डिवाइड, S है डिवाइड, और P है प्लस, और R है मल्टीप्लाई, और Q है माइनस। जरा देखना क्या इसकी वैल्यू 20 के बराबर हो रही है, क्या इसकी वैल्यू 20 के बराबर हो रही है। सर 60/15 होता है 4, प्लस का 20 दिया 60, 60 और 4 64। सर बहुत ज्यादा हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ये क्वेश्चन हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन बी को चेक करो, QR
पी एस, क्यू आर पी एस, जहां पर क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है माइनस, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है इंटू, पी की वैल्यू क्या है प्लस, और एस की वैल्यू है डिवाइड। जरा ये देखना सर, बी सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, है ना, और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 60 माइनस का 15 तिया 45, 60 माइनस का 45, 15, 15 प्लस का 20/4 5, 15 प्लस का 5 यानी कि 20। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नहीं भैया, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी, बी ही तो करेक्ट है, ऑप्शन डी कहां से करेक्ट है भाई, है? ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है ना, यूपीएससी ने इस बार बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का ये क्वेश्चन दिया है। ये सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन है, सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन, यूपीएससी ने बिल्कुल नया क्वेश्चन दिया है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में सॉल्व करूंगा, सबसे लास्ट में। देखो ये क्वेश्चन अब आपके सामने है ना, जिन बच्चों को बेसिक ट्रिपलेट्स पता होंगी वही बच्चा इन क्वेश्चंस को बना सकता है। आपको पता है 7, 24, 25 की ट्रिपलेट होती है, इसका मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 25। भैया पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का प्लस, सॉरी हाइपोटेन्यूस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, है ना, बिल्कुल वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगी है। ट्रिपलेट्स है बेटा, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स के बारे में जानते हो, 7, 24, 25 की ट्रिपलेट होती है। अच्छा ये क्या है, ये 3, 4, 5 की ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये 3, 4, 5 की ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट किसकी बनेगी बेटा, 16, 63, और किसकी ट्रिपलेट बनती है, 16, 63 और किसकी ट्रिपलेट बनती है ये बताओ। सर अगर आपको नहीं पता किसकी ट्रिपलेट बनती है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यूनिट डिजिट मेथड। 3 तिया 9, 6 चिंग 36, 9 और 6 15, यूनिट डिजिट 5 आ गई, 5 यूनिट डिजिट किसकी आएगी, अंडर रूट करने पर इसी की आएगी। तो यहां पर जो ट्रिपलेट बनती है वो बनती है 16, है ना, 16, 63 और 65 की, 16, 63 और 65 की, ये हमारी ट्रिपलेट बनती है, यानी कि अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर इज इक्वल टू 65। बट हम इस क्वेश्चन को ट्रिपलेट मेथड से कर सकते थे और यूनिट डिजिट मेथड से कर सकते थे कुछ ही सेकंड्स के अंदर विदाउट पेन एंड पेपर। अभी तक हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी है। चलिए साहब इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पर आइए। इनइक्वलिटी तो b सदा e से बड़ा है, b सदा e से बड़ा है, b इज ग्रेटर देन e। जरा चेक करना b और e के बीच में रिलेशन। सर अगर मैं b से e की बात करता हूं तो बेटा ग्रेटर है और लेस देन है, दोनों फैमिली के मेंबर है। और जब हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता क्योंकि बी और ई के रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। जहां दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। अच्छा एस सदा वी से कम है, एस इज लेस देन वी। अगर मैं एस और वी की बात करूं, एस से वी, बेटा एस से भी लेस देन इक्वल, इक्वल और इक्वल, इसीलिए एस और वी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो लेस देन इक्वल ही बनेगा। एस और वी के बीच में लेस देन इक्वल बनेगा, ना कि लेस देन। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीदर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीदर। चलिए साहब ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। विभिन्न मार्गों ए बी ए सी सी डी डी बी एफ ई जी एफ जी से जुड़े किसी शहर में 7 स्थान ए बी सी डी ई एफ जी है। ए बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, बी से दक्षिण में यानी कि बी से नीचे। देखो किसी का दक्षिण नहीं होता, दक्षिण का मतलब नीचे, है ना। बी से नीचे कौन है, ए बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, ए बी से 6 किलोमीटर नीचे है। अच्छा है ना, ए बी से नीचे है, ए सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। ये किसके पश्चिम में है, सी के। अगर ये सी के पश्चिम में है तो सी इसके पूरब में हो जाएगा, सी के पश्चिम में, यानी कि सी के लेफ्ट हैंड साइड पे ए है। बहुत बढ़िया। डी ई से 5 किलोमीटर, अब पता नहीं डी और ई यहाँ पे कहाँ आएंगे, इस पॉइंट को भी छोड़ दो। सी डी से 6 किलोमीटर उत्तर में है। बेटा ये किसके उत्तर में है, डी के। अगर ये डी के उत्तर में है तो डी इसके साउथ में है
है ना। डी से ऊपर कौन है, डी से ऊपर सी है कितना, 6 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। एफ बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है, बी का पश्चिम बी से लेफ्ट और कितना पश्चिम, 9 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पे डी और ई का रिलेशन बच गया, डी ई से पूरब में है, ये किसके पूरब में है, ई के, तो ई इसके पश्चिम में होगा, कितना, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, कोई व्यक्ति इन मार्गों से चलकर डी से एफ तक पहुंचता है, डी से एफ तक पहुंचता है तो उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय करी है। अच्छा ये बताओ, डी से एफ तक पहुंचेगा तो उसने कितनी दूरी तय करी है, डी से सी पहुंचेगा 6, प्लस सी से ए पहुंचेगा 10, प्लस ए से बी पहुंचेगा 6, प्लस बी से एफ पहुंचेगा 9। 6 और 10 16 और 6 22, 22 और 9 कितना होगा बेटा, 22 और 9 कितना होगा, 22 और 9 हो जाएगा 31, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 9 31 हो जाएगा 31, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। यदि किसी कूट, देखो यहाँ पर आपको क्यूब्स के बारे में पता होना चाहिए, 4 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है बेटा, ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 4 और 3 7, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 9 का, 6 और 3 9, ये किसका क्यूब है बेटा, 8 का क्यूब है, 8 और 3 11, और 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब क्या होता है, हाँ 11 का क्यूब क्या होता है, हाँ जी 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। ये बेटा यूपीएससी के क्वेश्चन है, 2.5 नंबर के। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें एक आईएएस अधिकारी बनाते हैं, आईपीएस अधिकारी बनाते हैं। ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि भैया क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू का पी से संबंध क्या है, ये पता लगाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है। ये बताओ, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। देखो पी की 2 बहनें आर और एस है, यहाँ पे क्यू कहीं भी यूज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन कभी बता ही नहीं सकता कि क्यू का पी से रिलेशन क्या है। सर यहाँ पे Q है लेकिन यहाँ पे P नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट अलोन कभी बता ही नहीं सकता कि Q का P से रिलेशन क्या है। लेकिन अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं तो क्या दोनों मिलकर ये बता पाएंगे कि Q P से किस प्रकार संबंधित है। सर P की 2 बहनें हैं R और S, P की 2 बहनें हैं R और S, 2 बहनें हैं P की। R का पिता Q का भाई है, R के जो पिताजी हैं वो किसके भाई हैं, Q के। अगर मैं इन दोनों कथनों को जोड़ भी दूं तो भी मैं पता नहीं लगा पा रहा कि Q का P से क्या संबंध है, क्योंकि Q जो है वो मेल है या Q फीमेल है, Q का जेंडर पता नहीं चला। और जब Q का जेंडर ही नहीं पता चला तो हम बता ही नहीं सकते कि Q का P से क्या संबंध है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ दी स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा हमें, ऑप्शन डी चूज करना होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखने में तो डर लग गया कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन टुच्चा सा, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने में डर लगते हैं। एक तो देखो वो वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने 3 स्टार बनाए, एक ये वाला क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है बेटा जो कि यूपीएससी ने इस बार बहुत ही खतरनाक लेवल के पूछे हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है दोनों के दोनों। इन दोनों क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करूंगा मैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। P जो है Q और R का भाई है, P इज अ ब्रदर ऑफ Q एंड R। P जो है Q और R दोनों का भाई है, लेकिन Q और R का जेंडर नहीं पता। S R की माता है, R की जो मदर है वो S है, R से ऊपर है सर्कल में। T P का पिता है, P के पिताजी T है, ट्राइंगल में T और S हो गए पति पत्नी। अब बताओ निम्नलिखित में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य हैं। S एंड T आर अ कपल, S एंड T आर अ कपल, बिल्कुल सही बात है। Q इज T सन, क्या Q T का बेटा है, कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि Q T की बेटी भी हो सकती है। T इज Q's फादर, Q के पिता T है, बिल्कुल 100% ट्रू है। S इज P's मदर, S P की माँ है, बिल्कुल 100% ट्रू है। R इज T's डॉटर, क्या R बेटी है, सर R का जेंडर नहीं पता, R का जेंडर नहीं पता।
पी एसन क्या पी एस का बेटा है? 100% पी एस का बेटा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बताओ कितने कथन सत्य हैं? 1 2 3 4। ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं? ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है सर। एन की वैल्यू कितनी है? 14। ओ की वैल्यू कितनी है? 15। और आपको पता है 15 गुणा 14 कितना होता है? 210। सर यहाँ पे 14 गुणा 15 गुणा 20 कितना होता है? 4200। कितना होता है? 4200। तो और यहाँ पर 14 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 5 ये कितना होता है? 21,000। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोट्स। अब देखो नोट की वैल्यू हमें 21,000 दी हुई है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा? 21,000। इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 19 का मल्टीप्लिकेशन करना। 19 एकम 19 9 डिजिट आएगी 9, और 9 जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखकर मल्टीप्लिकेशन कर दो। सर फ्रांस को कोट किया है 654321 में, जर्मनी को कोट किया है 915843 में। तो ये मेन की या मेन हाँ की कोडिंग क्या होगी? सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्या होगी कोडिंग? सर बहुत ही इजी है। कॉमन कोडिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। कॉमन कोडिंग ई लास्ट लेटर है, 1 है लास्ट में, समझ रहे हो? ई सेकेंड लेटर है, सेकेंड डिजिट 1 है। तो जिस लेटर के नीचे जो नंबर है वही उसका कोड है। बेटा वाई की कोडिंग क्या है? वाई वर्ड यहाँ पे है जर्मनी, वाई सबसे लास्ट में है, 7 सबसे लास्ट में, वाई की कोडिंग 7। ई सेकंड है, सेकंड पे क्या है? 1, है ना? 7 1। एम जो है फोर्थ लेटर है, फोर्थ पे क्या है? 8। 718 कौन सा ऑप्शन है? 718 से स्टार्ट, 718 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉमन कोडिंग से क्वेश्चन बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। सर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डिफरेंस ही हो गया, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7। सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसके डिफरेंस है? प्राइम नंबर्स के डिफरेंस है। किसके? प्राइम नंबर्स के। 2 3 5 7, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11, फिर 13 का डिफरेंस आएगा। 18 और 11 कितना हो जाएगा? 29, और 29 और 13 42। प्राइम नंबर्स के डिफरेंस है भैया, प्राइम नंबर्स के। 27 नहीं आएगा बाबू, 29 आएगा, 29 डिफरेंस प्राइम नंबर का है। तो ये हो गए बेटा 13 क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं उन 2 क्वेश्चन पर जो यूपीएससी ने पूछे हैं हमसे, बड़े खतरनाक। वो 2 नए क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्यों खतरनाक है? एक मोबाइल फोन चोरी हो गया है, एक मोबाइल फोन चोरी हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा वो फोन जो चोरी हुआ है वो पी क्यू और आर में से किसी एक ने चुराया है, यह जानते हुए कि इनमें से कोई एक ही व्यक्ति दोषी है। कोई एक ही व्यक्ति चुरा रहा है इन तीनों में से। उनसे पूछताछ की गई, बेटा आज तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे हैं। उनसे पूछताछ की गई, उनके उत्तर निम्नलिखित है। उन्होंने ये उत्तर दिए। पी कह रहा है कि भैया मैंने नहीं चुराया, आर कह रहा है मैंने नहीं चुराया, और सॉरी क्यू कह रहा है मैंने नहीं चुराया, और आर कह रहा है मैंने भी नहीं चुराया। तो आखिर चुराया किसने ये पता लगाओ। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है? अगर इन तीनों में से कोई एक दोषी है, इसका मतलब तीनों में से एक स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बाकी के दोनों ट्रू हैं। अगर तीनों में से कोई एक दोषी है, इसका मतलब तीनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, 2 ट्रू है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है बेटा, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तुमने देखते ही कह दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन, सब कह रहे हैं उसने चुराया उसने चुराया उसने चुराया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ना 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 बेटा, दोषी एक है और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कौन दोषी है। देखो अगर तीनों में से किसी एक ने फोन चुराया है, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, बाकी के 2 व्यक्ति सच बोल रहे हैं। अब हम ये मान के चलेंगे एक एक करके कि मान लो आर जो है वो झूठ बोल रहा है। मान लो फोन चुराया है आर ने, मान लो फोन आर ने चुराया है, तो आर बेटा झूठ बोल रहा है। अगर आर झूठ बोल रहा है, अगर आर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब पी और क्यू को बोलना पड़ेगा सच। भाई अगर आर झूठ बोल रहा है तो पी और क्यू दोनों सच बोलेंगे। अच्छा पी और क्यू कहते क्या है? क्यू कहता है
कि आर डिडंट स्टील, कि आर ने नहीं चुराया। क्यू क्या कह रहा है कि आर ने नहीं चुराया एंड आई डिडंट स्टील, और मैंने भी नहीं चुराया। क्यू कह रहा है ना तो आर ने चुराया ना मैंने चुराया, यानी कि क्यू क्या कह रहा है कि पी ने चुराया है। क्यू ने कहा कि चुराया है पी ने। अच्छा अच्छा, पी क्या कह रहा है, आई डिडंट स्टील, भैया मैंने नहीं चुराया, क्यू स्टोल। पी जो कह रहा है वो कह रहा है क्यू ने चुराया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी ट्रू हो सकते हैं? क्या ये दोनों स्टेटमेंट कभी एक साथ ट्रू हो सकते हैं? सर कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है कि पी ने चुराया, ये कह रहा है क्यू ने चुराया, तो दोनों की बातें सच नहीं हो सकती हैं। इसीलिए जो आर है वो फॉल्स नहीं है। आर का जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। ये कंफर्म हो चुका है, आर का स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। इसका मतलब आई डिडंट स्टील, यानी कि आर बिल्कुल सच कह रहा है कि फोन आर ने नहीं चुराया है, और उसको वास्तव में पता ही नहीं है कि पी ने चुराया या क्यू ने चुराया। अब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? चलिए मान लेते हैं कि हमारा पी स्टेटमेंट ट्रू है। मान लेते हैं पी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आई डिडंट स्टील, ये कह रहा है कि भैया मैंने नहीं चुराया, क्यू ने फोन चुराया है। ये क्या कह रहा है कि क्यू ने चुराया, क्यू ने चुराया, बहुत बढ़िया। और अगर ये ट्रू है तो क्यू वाले स्टेटमेंट को फॉल्स मानना पड़ेगा। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये क्या कह रहा है, आर डिडंट स्टील, ये कह रहा है आर ने नहीं चुराया। और अगर इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दोगे तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि आर ने ही फोन चुराया है। आर डिडंट स्टील का मतलब आर ने ही चुराया है। अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इसका ट्रू क्या होगा, आर ने चुराया है, और जबकि आर ने तो चुराया नहीं है फोन। तो कहने का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट कभी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यू वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्यू वाला स्टेटमेंट भी 100% ट्रू है। ये दोनों सच कह रहे हैं क्यू और आर। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया है वो दिया है पी ने। पी कह रहा है आई डिडंट स्टील, इसका मतलब इसका फॉल्स का ट्रू करोगे, इसका मतलब फोन पी ने ही चुराया है। और क्यू स्टोल, इसका मतलब झूठ है, इसका फॉल्स करो मतलब इसका ट्रू करो, इसका मतलब क्यू ने नहीं चुराया, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो झूठ पकड़ा गया है वो किसका पकड़ा गया है, पी का झूठ पकड़ा गया है। किसका झूठ पकड़ा गया, पी का झूठ पकड़ा गया, यानी कि फोन पी ने चुराया है। इन तीनों में से एक ही फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी के दो ट्रू हैं। ये फॉल्स नहीं हो सकता, ये फॉल्स नहीं हो सकता, यही फॉल्स है। इसका मतलब फोन पी ने चुराया। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। सीधा सा नहीं था, बहुत ही मजेदार और अल्टीमेट क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने इस बार पूछा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकते। ये फॉल्स इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स का ट्रू क्या होगा, ये कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया, है ना, मैंने नहीं चुराया, मान लो ये फॉल्स है, तो यानी कि ये दोनों ट्रू हैं। और पी और क्यू दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो पा रहे, क्योंकि पी कह रहा है क्यू ने चुराया, क्यू कह रहा है पी ने चुराया, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो पा रहे। इस रीजन से आर स्टेटमेंट कभी फॉल्स नहीं हो सकता, ये हमेशा ट्रू रहेगा। फिर हमने क्यू को फॉल्स करके देखा। अच्छा, क्यू फॉल्स हुआ तो क्यू भी फॉल्स नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था यूपीएससी का। तो फाइनली जो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ वो पी का हुआ। एक और क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने पूछा है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो वो ये क्वेश्चन है, एक ठोस घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया, तब इस घन को 60 छोटे छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में काटा गया। बेटा किसी भी घन को जब भी हम स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो हमेशा जो स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू होती है वो हमेशा एन क्यूब की फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पर बेटा 60 टुकड़े हुए हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे घन नहीं बने, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बने हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे छोटे छोटे घन नहीं बने, क्योंकि घन हमेशा बनते हैं एन क्यूब की फॉर्म में। तो ये घन नहीं है, ये 60 छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो किसी भी क्यूब के 60 टुकड़े हम कर सकते हैं जब हम क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दें, क्या बना दे, घनाभ बना दे। अच्छा, और बेटा कम से कम काटा जाए, कम से कम काट के बाद ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कब बनते हैं,
कम से कम काट के बाद ज्यादा से ज्यादा टुकड़े तब बनते हैं जब हम तीनों साइड से कट लगाएं, जब हम तीनों साइड से कट लगाएं। और n1 गुणा n2 गुणा n3, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 60। तो 3 चौक 12 पंजे 60, यानी कि एक तरफ से तीन हिस्से का मतलब है 2 कट लगेंगे। एक तरफ हम लगाएंगे 2 कट, एक तरफ 4 हिस्से का मतलब है 3 कट लगाएंगे। 1 कट, 2 कट, 3 कट। और एक तरफ से 5 हिस्से का मतलब है 4 कट लगाएंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा और चौथा। तब जाके हमारे कितने टुकड़े बनेंगे? 60 टुकड़े बनेंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ क्यूब्स नहीं होंगे, ये होंगे नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। ये 60 टुकड़े हैं जब एक तरफ से 3 हिस्से, एक तरफ से 4, एक तरफ से 5। समझ रहे हो? यानी कि नंबर ऑफ कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम होते हैं। 3 हिस्से बनाने के लिए 2 कट लगेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगेंगे। टोटल कट कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9। तो हमने कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा? कम से कम 9 बार काटना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि हर बार बेटा बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में काटा जाता था, लेकिन पहली बार हम बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूबॉइड्स में कट कर रहे हैं, है ना। चलिए, उन छोटे टुकड़ों की संख्या जिनका कोई भी फलक रंगा हुआ नहीं है, कलरलेस क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब, बेटा इनर सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। n1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 माइनस का 2। n2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का 2 और 5 माइनस का 2। तो 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3। तो कितने इनर सेंट्रल क्यूब बनेंगे बेटा? 6। तो उन छोटे टुकड़ों की संख्या जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है, संख्या 6 है। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर दोनों ही कथन क्या है? 100% ट्रू है ना। 100% ट्रू है। चलिए, तो ये थे बेटा रीजनिंग के 15 सवाल जो बनाएंगे आपको आईएएस अधिकारी। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत जल्द हम अपने इस चैनल पर यूपीएसआई प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करने वाले हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।